अपना पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले इस अध्याय में बात होगी कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, फिर जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको कैसे बोला जाए, उन अभिक्रियाओं को कैसे लिखा जाए जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं संक्षेप में लिखने को। और रासायनिक समीकरण में जो भाग पदार्थ लेते हैं और जो उत्पाद बनता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार नए तो पदार्थ का विनाश होता है, नई अतिरिक्त या नया पदार्थ अत्यधिक मात्रा में द्रव्यमान का निर्माण होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, रिडॉक्स अभिक्रिया, इन चीजों के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं। रासायनिक परिवर्तन आपने कक्षा 9 में दो प्रकार के परिवर्तन पढ़े हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की यदि हम पहले बात करें, एक बार थोड़ा सा दोहरान कर ले हैं। जैसे बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ क्या है, जल H2O। बर्फ को आप गर्म करेंगे तो बनेगा पानी, जो भी H2O है, और पानी को गर्म करेंगे तो बनी जलवाष्प। ये भी क्या है, सूत्र के हिसाब से H2O। तो यहाँ केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदली है, रासायनिक संगठन और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया। और वापिस आप जलवाष्प को ठंडा करोगे, जलवाष्प को ठंडा करोगे तो पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा करोगे तो वापिस क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। तो ऐसे परिवर्तन तो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन। अर्थात वे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की अवस्था या आयतन में परिवर्तन होता है, रासायनिक संगठन और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई नया पदार्थ बनता है और परिवर्तन का कारण डालने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में लौट आता है। ये तो थी भौतिक परिवर्तन। लेकिन अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। तो आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाओं के देखे। जैसे अपने घरों में दूध को जमाते हैं तो बनता है दही। क्या बनता है, दही। आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तुएं, बिना पालिश की लोहे की वस्तुएं अगर हवा में बहुत दिनों तक रहती है तो हवा में उपस्थित नमी से क्रिया करके लोहे पर जंग लग जाता है। लोहे पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। या हम ईंधन को जलाते हैं, ईंधन का क्या करते हैं, दहन करते हैं। ईंधन के दहन से ऐसे अनेक उदाहरण है जब ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं पदार्थ में कि वापस पहला वाला पदार्थ प्राप्त नहीं होता और जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसका गुण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दूध स्वाद में मीठा होता है, दही स्वाद में खट्टा होता है। दूध से दही बना तो क्या दही से वापस दूध बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। लोहे Fe, अगर इसका रासायनिक सूत्र लिखें, जब उसके हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो जलवाष्प से ये क्रिया करके वायुमंडल में और ऑक्साइड बना लेते हैं, आयरन के ऑक्साइड बना लेते हैं। दो प्रकार के, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ये बनते हैं। इससे लोहा खराब हो जाता है, वापस जंग से वापस शुद्ध लोहा प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से जब ईंधन जलता है, ईंधन के जलने से राख बनती है, राख से हम वापस ईंधन प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों में परिवर्तन होने से नया पदार्थ बनता है, पदार्थ के नए पदार्थ के जो गुण होते हैं पहले वाले पदार्थ से अलग हो जाते हैं और पूर्व पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान कुछ बातें होती है, जैसे या तो रंग बदल जाएगा पदार्थ का, या उसका गंध या स्वाद बदल जाएगा, या उस विलयन कोई है, दो पदार्थों के बीच में अभिक्रिया करते हैं, उसका तापमान ज्यादा हो जाएगा या तापमान कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे कली होती है, चूने के पत्थर को पानी में डालेंगे, बिना बुझे हुए चूने को पानी में डालेंगे तो
बुलबुले निकलते हैं, कली देखी ना अपने घरों में, घोलते हैं पानी में, तो तेज ऊष्मा भी साथ में निकलती थी। यहाँ पे ऊष्मा बाहर आई, अर्थात यहाँ पे कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो आपके प्रश्न सुना कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, आपका उत्तर होगा ऐसा परिवर्तन जिससे नया पदार्थ बने, पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक संगठन, संरचना और अन्य रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाए, और परिवर्तन का कारण हटाने पर यदि पदार्थ पूर्व अवस्था में नहीं लौटे, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आपको उदाहरण पूछता है, कोई उदाहरण पूछेगा तो आप बता सकते हैं, लोहे पर जंग लगना, दूध का दही में। एक चीज और ध्यान देखें, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को लंबे वाक्यों में बोलने की बजाय संक्षेप शब्दों में बताया जाता है। संक्षेप में बताया जाता है, शब्द के रूप में बता सकते हैं, और जो रासायनिक पदार्थ है उनको उनके तत्वों के या यौगिकों के सूत्रों के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, जैसे उदाहरण देते हैं, हम दो उदाहरण देखेंगे। एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं और इसको माचिस की तीली से जलाते हैं। चमकदार ज्वाला के साथ ये रिबन जलता है। मैग्नीशियम का रिबन जो है चमकदार ज्वाला के साथ बनता है, और नीचे एक प्याली में अगर उसकी राख को इकट्ठे करें तो श्वेत सफेद चमकदार राख नीचे गिरती है, सफेद राख गिरती है। इस राख से वापिस हम मैग्नीशियम का फीता प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम का दहन हुआ है और श्वेत राख प्राप्त हुई है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन इस वाक्य को इतना लंबा चौड़ा बोलने की बजाय शॉर्ट में लिखते हैं, संक्षेप में लिखते हैं कि मैग्नीशियम जब कोई चीज का दहन किया जाता है, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण होता है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया, यानी ऑक्सीजन से क्रिया होगी, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने पूरे प्रक्रम को 3 शब्दों में ही लिख दिया है कि मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो उसका ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आपके प्रश्न आ जाए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आप लिखोगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लंबे चौड़े वक्तव्यों की बजाय शब्दों में संक्षेप में लिखा जाता है, शब्द संकेतों में संक्षेप में लिखा जाता है, इस वो रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको कहते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होते हैं इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। इन दोनों के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है जो इस अभिक्रिया की दिशा बताता है, अर्थात इन पदार्थों की क्रिया करने से ये पदार्थ उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ये पूरा रासायनिक समीकरण। और उदाहरण देते हैं, जैसे प्रयोगशाला में जिंक धातु के टुकड़े लेकर इसकी क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है तो यहां बुलबुले उठते हैं और एक गैस बाहर निकलती है जो कि होती है हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया को पूरा लंबा चौड़ा बोलते हैं कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जिंक धातु से करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसको इस तरीके से लिखने बजाय हम उसको शब्द के रूप में संक्षेप में लिख दें, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल
प्लस जिंक, अभिक्रिया का निशान जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इस तरीके से हमने संक्षेप में लिखा। तो किसी भी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ये तो है शब्द समीकरण। इनको प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा भी लिखा जाता है तो वो वास्तविक रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे H2SO4 इसकी क्रिया की जिंक धातु से जिंक सल्फेट बना। आप जिंक इधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये है रासायनिक कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो न तो नया पदार्थ अतिरिक्त द्रव्यमान बनता है, न ही द्रव्यमान में कोई कमी आती है। जितना द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले लेते हैं, अभिक्रिया के बाद उतना ही द्रव्यमान हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, चाहे उनकी अवस्था कुछ भी हो, ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। लेकिन कुल द्रव्यमान, उत्पाद के कुल द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर आती है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम सदैव लागू होता है। अगर कहीं द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है, इसका मतलब वो अभिक्रिया गलत है, किसी ने आपको गलत बताया, वो अभिक्रिया, वो रासायनिक परिवर्तन प्रकृति में संभव ही नहीं है। उदाहरण लेते हैं, सन 2000 के आसपास एक रामार पिल्ली नाम का केरला का युवा था। उसने कहा कि मैंने घास से पेट्रोल बना दिया है, मैंने घास से पेट्रोल बना दिया है। अब उसको वैज्ञानिक प्रदर्शन द्वारा सत्यापित करना था। उसने क्या किया, एक फ्लास्क के अंदर घास फूस लिया, कुछ पानी लिया और कुछ देर उबाला, एक कांच की रॉड से उसको घुमाया और कहा देखिए जी पेट्रोल बन गया। जांच की तो वास्तव में वो पेट्रोल था। ठीक है, वैज्ञानिकों ने अब उसकी सत्यापन किया, क्योंकि वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक होते हैं, सत्यता की खोज ही विज्ञान है। तो उन्होंने क्या देखा कि रामार पिल्ले ने कितना द्रव्यमान लिया अभिक्रिया के पश्चात, और जो पेट्रोल जो उत्पाद बना और जो अवशेष बचे वो कितने द्रव्यमान के। तो उन्होंने देखा कि वो हिसाब किताब मिलान नहीं खा रहे। तो उन्होंने वैज्ञानिकों ने कह दिया यहाँ इस व्यक्ति ने चीटिंग की है, धोखेबाजी की है, ये अभिक्रिया पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, न तो कम होता है न ही ज्यादा होता है। तो जांच की तो पता चला कि उसने जो कांच की नली ले रखी थी लंबी पतली, वो खोखली थी, उसमें उसने पहले से पेट्रोल भर रखा था। जैसे ही टेम्परेचर होगा आगे से वो कुछ जो वैक्स वगैरह की जो टेम्परेचर डाट लगी थी वो टेम्परेचर के कारण पिघली और पूरा पेट्रोल बाहर का अंदर आ गया। तो इससे वैज्ञानिकों ने सत्यता की जांच की। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पे होती है, जब तक द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होगा कोई भी अभिक्रिया प्रकृति में संभव। रासायनिक समीकरण का संतुलित करना, वो संतुलित करना, इसको पढ़ेंगे। संतुलित करने का क्या अभिप्राय है? अभिक्रिया में कितने पदार्थों की आवश्यकता होगी या अभिक्रिया के पश्चात कितने पदार्थ बनेंगे उसका आपस में मिलान करना। जितना द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले है उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद होना चाहिए। कहने का मतलब अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। अभिक्रिया घटित हो रही है लेकिन लिखने में वो चीज आप प्रदर्शित नहीं कर रहे हो, तो हमें प्रदर्शन करने के लिए इधर कुछ गुणज संख्याएं लगानी पड़ेगी। इस तरीके से गुणज संख्याएं लगा करके अभिकारक और उत्पाद की मात्रा बराबर करना ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया को संतुलित करना। तो अभिक्रिया को संतुलित करते समय हम द्रव्यमान पे ध्यान नहीं देते, हम अभिकारकों के तत्वों में परमाणुओं की संख्या कितनी है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है उनको बराबर करते हैं, तब हम कहते हैं कि अभिक्रिया संतुलित है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, एक अभिक्रिया है जब जिंक धातु की क्रिया H2SO4 से करवाई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है, तो जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बना?
जिंक सल्फेट बना और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। हम दोनों तरफ संख्याएं देखते हैं, परमाणुओं की संख्या देखते हैं। कौन कौन से तत्व है या परमाणु है? एक तो जिंक है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। ये तत्व इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये हो गए भाग लेने वाले तत्व। अभिकारकों में कितनी संख्या है और उत्पाद में उनकी कितनी संख्या है ये देखते हैं। जिंक यहाँ पे कितने परमाणु है, इधर संख्या देखेंगे, इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक माना जाएगा। कितना माना जाएगा? एक। तो यहाँ पे अभिक्रिया में जिंक के कितने परमाणु हैं? एक। शाबाश। उत्पाद में जिंक के कितने परमाणु हैं? एक। अब हाइड्रोजन की बारी आती है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं अभिकारकों में? दो। और उत्पाद में भी हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं? दो। सल्फर के इस अभिकारकों में कितनी संख्या है? अभिकारकों की तरफ सल्फर की कितनी संख्या है? एक। एस के आगे इधर कुछ नहीं लिखा है ना, कितना माना जाएगा? एक। और इधर भी ये सल्फर, यहाँ पे ये केवल इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो सल्फर की संख्या कितनी है? एक। और ऑक्सीजन देखेंगे, इधर अभिकारकों में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 4 परमाणु। और उत्पाद में भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 4। आपने क्या देखा? अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी तत्व हैं उनके अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और बनने वाले उत्पाद में उन तत्वों की परमाणु संख्या बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हुआ है और ये अभिक्रिया कहलाती है संतुलित समीकरण। लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती है, लेकिन हम उनको शब्द या संकेतों के रूप में लिखते समय केवल प्रतीक लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि एक अणु या एक परमाणु से भाग ले। अभिक्रिया जब होती है तो उनकी संयोजकता के आधार पर क्रिया होती है। तो हो सकता है कि कोई दो अणु एक अणु से भाग क्रिया करके यो नया यौगिक बनाए। ऐसे समय हम जब शब्द समीकरण लिखते हैं तो वो समीकरण असंतुलित हो जाती है, उसे हमें संतुलित करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा इन परमाणुओं की संख्या को बराबर करके। चाहे अभिकारकों की तरफ हमें गुणा करके बराबर करनी पड़े, चाहे उत्पाद की तरफ संख्याओं का गुणा करके हमें बराबर करनी पड़े, लेकिन बराबर करना पड़ेगा। और इसी क्रिया को कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जब लोहे को बिना पॉलिश किया हुआ लोहा मान लो, जिसपे कोई पॉलिश नहीं की है, उस लोहे को हवा में लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है। हवा में लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो हवा में उपस्थित जलवाष्प से ये क्रिया करेगा। हवा में उपस्थित जलवाष्प पे ये क्रिया करेगा और इस लोहे के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड बनते हैं, Fe3O4 बनेगा। Fe3O4 क्या है, थोड़ा सा ध्यान दोगे। आयरन के दो प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, एक तो फेरस ऑक्साइड और एक फेरिक ऑक्साइड। जब भी नमी से क्रिया होगी, जलवाष्प से क्रिया होगी, तो केवल अकेला फेरस ऑक्साइड नहीं बनेगा और ना ही अकेला फेरिक ऑक्साइड बनेगा। इसको संयुक्त रूप से में लिखा जाए तो दो और एक कितने हो गए? 3। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 और 1 4। यानी ये मिक्सचर के रूप में बनता है, मिश्रित रूप में बनता है, तब इसको लिखा जाता है Fe3O4 और इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, ये इसका नाम। अब संतुलन करने की दृष्टि से, समीकरण संतुलित करने की दृष्टि से यह अभिक्रिया को देखते हैं। समीकरण में अभिक्रिया में जो जो तत्व भाग ले रहे हैं उन तत्वों के नाम लिख देंगे। एक तो Fe भाग ले रहा है आयरन, एक हाइड्रोजन भाग ले रहा है और एक ऑक्सीजन भाग। इनकी दोनों तरफ संख्याएं देखेंगे, अभिकारकों में भी देखेंगे और उत्पाद में भी देखेंगे।
अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या देखेंगे और उत्पाद में उनकी परमाणुओं की संख्या देखेंगे। अभिकारक में देखो यहाँ Fe कितना है, ये अभिकारक है, यहाँ पे Fe कितना है, 1, जोर से बोलेंगे थोड़ा, कितने हैं, 1। और उत्पाद में Fe परमाणु की संख्या कितनी होगी, 3। हाइड्रोजन देखो, अभिकारकों में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2। और उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2। यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितने अभिकारकों में, 1। और उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए, 4। अब देखोगे यहाँ 1 परमाणु, अभिकार उत्पाद में 3 परमाणु, इधर 2, इधर 2, इधर 1, इधर 4, तो मिलान नहीं खा रहा। इसका मतलब यह अभिक्रिया असंतुलित है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना होगा। क्या करना होगा, जिनकी ज्यादा संख्या है उसको बराबर करने के लिए इधर गुणा कर दो, अगर इधर ज्यादा संख्या है तो बराबर करने के लिए इधर उत्पाद की तरफ है गुणा कर दो। लेकिन इसका एक पैटर्न होता है, आप एक साथ सभी को संतुलित नहीं कर सकते, एक एक करके करना पड़ेगा संतुलित। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, ये अभ्यास की बात है। तो इसको हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। इधर मैं संख्या इधर लिख रहा हूं ताकि इजी रहे। Fe की परमाणु संख्या अभिकारकों में 1, उत्पाद में 3। हाइड्रोजन परमाणु संख्या अभिकारकों में 2 और उधर कितनी है, उत्पाद में भी कितनी है, 2। ऑक्सीजन परमाणु संख्या अभिकारकों में 1 और उत्पाद में 4। ये संतुलित करने के लिए जरूरत है। अब आप ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करना है, संतुलित करने के लिए जो पदार्थ है उनके बाहर बॉक्स लगा दो, उनके बाहर बॉक्स लगा दो इस तरीके से। पहला चरण आपका यही है, पहला चरण। ये बॉक्स क्यों लगाया, ये बॉक्स इसलिए लगाया कि आपको ये बॉक्स बता रहे हैं कि आप इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। संख्या बराबर करने के लिए जरूरी है कि यहाँ आप 3 लगा दो, क्योंकि आप कहते हैं 3, कोई बच्चा ना समझ वो क्या करेगा, 3 इधर लगाने के बजाय यहाँ लगा दे, लो गुरुजी मैंने तो 3 बना दिए। तो ध्यान रखोगे, ये बॉक्स ये कहता है कि मूल ढांचा समीकरण में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको जो परिवर्तन करना है इन बॉक्स के बाहर करना है। सबसे पहले ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर अन्य परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। यह साधारण सी देख लो, जिस परमाणु की सबसे संख्या ज्यादा है उस परमाणु को सबसे पहले संतुलित कर लो। तो इस अभिक्रिया में आप क्या देखोगे, सबसे ज्यादा संख्या कौन सी, 4 है, किसकी है, ऑक्सीजन की। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, 4 इधर है ना, और इधर 1 ही है, तो इधर 4 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ जाएगा अपने को, 4 से गुणा करना। देखो आप, उत्पाद में तो ऑक्सीजन है 4 और अभिकारकों में ऑक्सीजन है 1, इसको भी 4 बनाना है। इसका मतलब इधर कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा ना। ऑक्सीजन यहाँ पे है तो इस डिब्बे के आगे क्या लिख देंगे, 4। अब अगले तत्व की बात करते हैं। इस अभिकारकों में हाइड्रोजन पहले से 2 थे, 2 को इस 4 से गुणा करोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर है 2, इधर तो हो गए हाइड्रोजन 8 और इधर है 2। 8 बनाने के लिए 2 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो किसके आगे लगाओगे, ये 4, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु संतुलित करना है। इस हाइड्रोजन के आगे हम कितने लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब देखो आपके ऑक्सीजन संतुलित होगी, हाइड्रोजन संतुलित होगी। अब संतुलित करना है आयरन को। आयरन उत्पाद में इधर तो है, अभिकारकों में तो है 1 और उत्पाद में कितने हैं, 3। इधर आयरन परमाणु संख्या 3 करने से 1 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा कर दोगे। इधर अभिकारकों में F के आगे क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे। और जो नया अपना समीकरण प्राप्त होगा वो क्या हो गया, 3Fe +
4H2O अभिक्रिया Fe3O4 प्लस 4H2O कहां से आएगा, ये से, ठीक है। ये जो समीकरण है ये क्या है, संतुलित समीकरण है। अब इसमें जिस तत्व के परमाणु की संख्या जितनी अभिकारकों में है उतनी ही कहां पाई जाएगी, उत्पाद में पाई जाएगी, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो गया है। इसको कहते हैं संतुलित समीकरण। और उदाहरण देखते हैं। आपके विज्ञान की किताब में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, एक पेज पे ध्यान देंगे। जैसे ये कह रहा है पेज नंबर 6 पे कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। क्या क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। इधर ध्यान देंगे, कभी भी कोई पदार्थ परमाणु रूप में नहीं पाया जाता, वो अणु रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन का अणु का सूत्र होगा H2 प्लस क्लोरीन का अणु सूत्र होगा Cl2, ठीक है। अभिक्रिया से बना हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये अभिक्रिया, इधर तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, अभिकारकों में कितनी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2, उत्पाद में कितनी हुई 1। क्लोरीन परमाणु की संख्या अभिकारकों में कितनी है 2 और इधर कितनी हुई 1। तो इनको दो दो करने के लिए हमें कोई से को भी कर लो, एक ही बात है। जैसे हाइड्रोजन को 2 करना है तो अभिकारकों से उत्पाद से कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर बॉक्स बना दिए पहले तो, और यहां लिख दिया 2। तो क्लोरीन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो पहले इधर 2 है और इधर 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 एकम 2 हो गए, और क्लोरीन भी अपने आप क्या हो गया 2 एकम 2 हो गया। तो अपने आप क्लोरीन भी कितना हो गया 2। तो जो रासायनिक का संतुलित समीकरण होगा क्या होगा, H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया 2HCl। ये हो गई संतुलित समीकरण। एक और देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है बेरियम क्लोराइड की क्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट से कराइए। बेरियम क्लोराइड की क्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट से कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। एल्यूमिनियम है क्लोराइड बनता है। इसको देखोगे बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिखते हैं BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 की होल थ्राइस। क्यों बना Al2SO4 की होल थ्राइस का क्या मतलब हुआ, एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है +3 और सल्फेट की संयोजकता होती है -2। अणु सूत्र बनेंगे, एक दूसरे को अणु को उदासीन बनाने के लिए इनकी संयोजकताएं परिवर्तित करके लिख देते हैं। तो Al के आगे आ गया 2 और सल्फेट मूलक के आगे आ गया 3। ये पूरे सल्फेट मूलक के आगे है तो इसको होल थ्राइस बोलेंगे। अब ये आपस में क्रिया करेंगे तो द्विविस्थापनीय अभिक्रिया होगी। यहाँ पे बेरियम तो आ जाएगा एल्यूमिनियम की जगह और एल्यूमिनियम आ जाएगा बेरियम की जगह, द्विविस्थापनीय अभिक्रिया होगी। तो बन गया बेरियम सल्फेट, दोनों की संयोजकताएं 2 होती है इसलिए एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, +2 तो सीधा योगी बनेगा बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड की बनेगी AlCl3। अब इसको संतुलित करने की दृष्टि से हम इस समीकरण को देखेंगे।
यौगिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व कौन सा है? एक तो बेरियम है, एक क्लोरीन है, एक एल्यूमिनियम है और एक सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फेट मूलक आप एक साथ भी ले सकते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी संख्याएं देखते हैं। अभिकारकों में बेरियम कितना है? एक। उत्पाद में बेरियम कितना है? एक। क्लोरीन अभिकारकों में कितने हैं? दो। उत्पाद में कितने आ गए? तीन। एल्यूमिनियम अभिकारकों में कितना है? दो। उत्पाद में कितना आया? एक। सल्फर एक, इधर भी एक और उधर भी एक। ऑक्सीजन के इधर देखो ध्यान से, एक, तीन कितने हो गए? तीन एकम तीन। सल्फर कितने लिखेंगे? तीन। और इधर कितना लिखेंगे? एक। ऑक्सीजन देखोगे चार दिए 12। देखो ध्यान दो, इसकी और इसकी संख्या का गुणा करो, चार दिए कितने हो गए? 12 और इधर कितने हैं? 4। आप केवल सल्फेट एक साथ भी ले सकते हो कि SO4 की संख्या एक है और इधर तो 3 है और इधर एक, आप ऐसे भी कर सकते हो, एकदम इजी तरीका है। तो ध्यान रखिए, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 12 और इधर कितने हैं? 4। 4 को 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो हम क्या करेंगे? पहले बॉक्स बना लेंगे। इधर कर दिया 3 से गुणा, कर दिया ना, तो 4 3 कितने हो गए? 12 हो गए, ये संतुलित हो गई। सल्फर इधर 3 है, इधर 3 है, तो इधर क्या हो जाएंगे? 3 एकम 3 अपने आप 3 हो जाएंगे, ये हो गया, ये भी संतुलित हो गया। एल्यूमिनियम के यहाँ कितने हैं? 2 और इधर कितना है? 1। एल्यूमिनियम इधर 2 है तो इधर 1 है, तो 2 बढ़ाने के लिए 2 से गुणा करोगे, इधर 2 से गुणा कर दोगे। अब देखो इधर क्लोरीन के कितने हो गए? 2 दिए 6 हो गए। इधर क्लोरीन कितने हो गए? 2 दिए 6। इधर तो हो गए क्लोरीन के 6, इधर है 2, तो 6 बनाने के लिए 2 को कितने से गुणा करोगे? 3 से गुणा करोगे, ठीक है। तो इधर बेरियम अब कितने हो गए? 3 एकम 3 हो गए और इधर भी बेरियम कितने हैं? 3 एकम 3। ये सभी जगह अभिकारकों में और उसमें उत्पाद में परमाणु संख्या समान हो गई थी, अभिक्रिया संतुलित हो गई थी। इस अभिक्रिया को ऐसे लिखेंगे 3BaCl2 प्लस Al2SO4 की होल थ्राइस, ठीक है। अभिक्रिया 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, ये हो गई इसकी संतुलित समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या अभिकारकों में जितनी हो उतनी ही तत्वों या यौगिकों की संख्या अभिकारकों में, उत्पाद में भी उतनी हो जितनी अभिकारकों में। इसको बोलते हैं संतुलित समीकरण, या ये कहते हैं दोनों तरफ, शॉर्ट में अगर बात करें, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस तरीके से सारणी शुरू करके और एक दूसरे को गुणा करना पड़ता है, इसको कहते हैं संतुलित समीकरण। अब क्या होगा? इन समीकरणों को जब हम लिखते हैं तो उनकी भौतिक अवस्थाओं का हमें पता नहीं चलता। अभी हमने ये समीकरण लिखी, आपको नहीं पता चला कि कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा द्रव है और कौन सा गैस है। जैसे अभी एक अभिक्रिया फिर से लिखते हैं, Fe की क्रिया जब H2O से करवाई जाती है तो फेरस ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनती है। अब हमें देखने से पता नहीं चल रहा कि कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में, कौन सा पदार्थ द्रव अवस्था में और कौन सा पदार्थ गैसीय अवस्था में। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं? इनके आगे लिख दिया जाता है। जैसे आयरन ठोस अवस्था में होता है, उसके आगे सॉलिड का S लिख दिया। ये जो जल है ये हवा में नमी के रूप में गैसीय अवस्था में, जलवाष्पीय अवस्था में, इसके लिए आगे G लिखेंगे, ठीक है। और जो फेरिक ऑक्साइड, जो फेरेसोफेरिक ऑक्साइड बन रहा है, ये ठोस अवस्था में होता है, जल जो होता है ठोस अवस्था में, तो इसके लिए आगे लिखिए S। और जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो गैसीय अवस्था में होने का लिखते हैं G। यदि कोई पदार्थ का जलीय विलीन बन रहा है
जलीय विलीन बन रहा है तो उसके आगे एक्यू लिख देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आपने कास्टिक सोडे को पानी में घोल रखा है, कास्टिक सोडे को पानी में घोल रखा है तो इसका मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलीन, और उसके आगे लगा देते हैं एक्यू, एक्वस सॉल्यूशन। मान लो आप पानी से क्रिया करवा रहे हो तो ये लिक्विड है, तरल है, इसलिए इसके आगे ब्रैकेट में लगा देते हैं एड। तो रासायनिक अभिक्रिया के आगे उनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखी जा सकती है जब जरूरत हो। इसके साथ साथ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनके लिए उस अभिक्रिया को होने के लिए कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं आवश्यक है, जैसे इतने तापमान की आवश्यकता है या इतने दाब की आवश्यकता है या ये पदार्थ होगा तभी अभिक्रिया। जैसे सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्या आप और हम ये फर्नीचर ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि पत्तियों में पर्णरहित होता है, उसी के द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल जो होता है उसी कारण ये आवश्यक शर्त है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो केवल हरे पादप ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कुछ भौतिक आवश्यकताएं जो होती है वो भी समीकरण के ऊपर लिखी जाती है, जैसे कि अभी बात की थी हमने, पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वायु में उपस्थित नमी जल की आवश्यक सहायता से और ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं और जलवाष्प बाहर छोड़ते हैं, नमी बाहर छोड़ते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं हो सकती। पेड़ पौधे वही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल से ग्लूकोज बना पाएंगे जिनकी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और सूर्य का प्रकाश हो। तो ये दो चीजें जरूरी है, एक तो उन पत्तियों को क्या मिले, सूर्य का प्रकाश मिले, और उन पत्तियों के अंदर क्या हो, क्लोरोफिल हो। तो ये भौतिक आवश्यकताएं हैं, इसलिए इनको लिखा जाना आवश्यक है। इसी प्रकार से आप और देखो, इस कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस की क्रिया गैसीय अवस्था में जब हाइड्रोजन से करवाई जाती है, कौन सी गैस से करवाई जाएगी, हाइड्रोजन गैस करवाई जाएगी, तब ये जरूरी है कि उसमें 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आवश्यक है, यानी 340 जो वायुमंडलीय दाब है उसकी आवश्यकता है। अगर इतना वायुमंडलीय दाब नहीं होगा तब मेथनॉल का निर्माण होगा। अगर इतना होगा तभी होगा, ये मिथाइल एल्कोहल बोल दो या मेथनॉल एल्कोहल निर्माण होगा। ये तभी होगा जब इनकी क्रिया कराते समय वायुमंडलीय दाब कितना हो, 340 प्रेशर रखा जाए, तभी ये होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कुछ भौतिक आवश्यकताएं होती है किसी भी क्रिया कराने के लिए, उसको स्थिर के निशान के ऊपर दर्शा दिया जाता है। जैसे अमोनिया का निर्माण करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा, तो उस समय जो है निकल चूर्ण और मोलिब्डेनम को जो है उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। यह अभिक्रिया आसानी से होती है, उसके बगैर ये क्रिया जो है बहुत ही धीमी हो जाएगी। तो इसलिए ये चीजें आवश्यक होती है इन अभिक्रियाओं के लिए, तो इनको बोलते हैं उनकी भौतिकीय आवश्यकताएं, कंडीशंस होती है, इन परिस्थितियों में होती है।